हेलो एवरीवन। तो देखिए, भारतीय इतिहास की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही वास्ट एक प्रकार से हमारा ये सिलेबस रहता है भारतीय इतिहास के ऊपर। और इसमें कोई भी टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ना चाहें, और कोई भी टॉपिक को देखो पढ़ने के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर उस टॉपिक को हम लोग कहाँ पे फिट करें, कौन सी टाइमलाइन में फिट करें। तो भाई जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पे, आप देख पा रहे हो, राइज ऑफ द मराठा। जैसे हमें ये पढ़ना है आज, मराठाओं का उदय किस प्रकार से हुआ। पार्ट 1 है, पूरा कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। और देखो, सबसे ज़रूरी है कि भैया जो मराठा हैं वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से टाइमलाइन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हमें इसमें ठीक से जाना है तो देखो, हमें याद रखना होगा 16th 17th और 18th सेंचुरी। ठीक है, 16th 17th और 18th सेंचुरी वो पीरियड है जहां आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि हल्का सा अगर हम देखेंगे कि मुग़ल जो सत्ता है अपने भारत के अंदर, तो उनका डिक्लाइन पीरियड थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। और ये उस पीरियड के आसपास की बात हो रही है जब दिल्ली पर कौन से एम्परर का रूल था। आप देखोगे अकबर की मृत्यु 1605 के बाद होती है, और 1605 के बाद जो एक सत्ता पर आता है अगला शासक, तो वो होता है शाहजहाँ। ठीक है, अब शाहजहाँ वही है ना, जिनकी पत्नी नूरजहाँ है, और जिनकी नूरजहाँ की याद में वो ताजमहल वगैरह कई हमें आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलते हैं इस पीरियड में भी। तो काफ़ी अच्छा पीरियड है। अब शाहजहाँ के बारे में अगर हम बात कर ही लेते हैं यहीं पे, तो देखो हल्का सा यदि हम देखेंगे तो सेकुलरिज्म की तरह वो थोड़ा सा इनका झुकाव रहता है, यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखने में इनका विश्वास था। उसके बाद आप देखोगे कि 1656 के बाद में जब औरंगज़ेब गद्दी पर आता है, अब औरंगज़ेब तो बहुत ही अलग लेवल का बंदा है। आप देखोगे पूरा हिंदू विरोधी, और आप देखो सभी धर्मों के प्रति ईर्ष्या का भाव है ना, सिर्फ अपना ही धर्म जो है फेवरेट है यहाँ पे। तो उस नीति से चलने वाला औरंगज़ेब ये था। और आपने इसकी कई मूवी भी यहाँ पे देखी होंगी, है ना। औरंगज़ेब का बहुत अच्छा रोल अभी हम लोग ने देखने को मिला हमें एक मूवी के अंदर। तो खैर, तो हम देख सकते हैं अब देखिए, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 में मुग़लों का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वही टाइम पीरियड है। अच्छा, साउथ इंडिया में जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो साउथ इंडिया में किस तरह इस टाइम को मैनेज करें हम लोग कि आखिर मराठा कहाँ फिट होंगे। तो देखो, जाहिर सी बात है, हमने साउथ में एक बड़े दो राज्यों को हमें पढ़ना पड़ता है दरअसल। एक है विजयनगर और एक है बहमनी किंगडम। जैसे कि आपने कहा, मध्यकालीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। विजयनगर एम्पायर का जब पतन होता है, क्योंकि ये उसकी कहानी की बात कर रहा है, यानी कि 1563 में, है ना, जब आप देखो विजयनगर का ह्रास होता है ना। तालीकोटा का युद्ध, जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, हो गया। तो उसके बाद में आप देखो कहीं ना कहीं ये मराठा कम्युनिटी उभर करके आती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो मराठाओं का जो ओरिजिन है, तो मराठाओं का ओरिजिन देखेंगे तो 16th सेंचुरी से ले करके आप देखोगे 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी से आप देखोगे तो 18th सेंचुरी। 3 फेजेस में इनका हम लोग ग्रोथ देखने को हमें मिल जाता है। किसका? मराठाओं का। तो 16th सेंचुरी ये वही समय है जब मराठाओं में जो मराठा सरदार थे, तो वो एक दूसरे के किस प्रकार से रहते थे, ये क्लैन बेस्ड सिस्टम में रहते थे, है ना, छोटे छोटे वर्गों में, है ना। और आप देखो हायरार्की इनमें रहती थी। तो कई वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर तो नहीं कहेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। आखिर बाद में शिवाजी और शाहजी भोसले, है ना, जो भोसलों के द्वारा इनको एकीकृत करने का काम किया है, यूनिफिकेशन स्टार्ट करने का काम किया है। तो हम ये 16th सेंचुरी में हमारा यही देखने को मिलता है कि हमें मराठा अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार में थे, और इन सब का धीरे धीरे जाके यूनिफिकेशन किया जाएगा। अच्छा, क्लैन में कई क्लैन हमें जैसे याद रख सकते हैं, कई वर्ग याद रख सकते हैं, है ना। जैसे आप भोसले याद रख सकते हो, गायक, है ना, गायकवाड़, सिंधिया, देशपांडे, कुलकर्णी,
है ना, ये सब जो छोटे छोटे, ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक विभाग में हायरार्की के तौर पे देखा जाता था। कौन प्रोमिनेंट है वो रूल करेगा, कौन कमज़ोर है वो उसके अंडर में काम करेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अभी आप देखो, अब इस पे बात कर लेते कि क्या ये मराठाओं का ग्रोथ एकदम से अचानक हो गया, एकदम से अचानक, है ना, कि एकदम से इतिहास के अंदर आ गए बस। अरे नहीं, इतिहास में कोई घटना जो है आप देखोगे, कोई घटना एकदम से घटित होने वाली घटना नहीं होती है, उसकी जड़ें बहुत पीछे से चली आती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कहूँ किन किन ने मराठाओं के बारे में मेंशन किया है, तो देखो, सबसे पहले हमें, अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जब चले जाते हैं तो हमें सातवाहन डायनेस्टी याद रखना। सातवाहन डायनेस्टी के अंदर आप देखोगे एक महातार कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है, और ये महातार कोई और नहीं है, मराठा ही थे, ठीक है, मराठाओं से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमारा जस्ट मिडिवल एरा ख़त्म होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म होता है, तो लगभग 11th से 12th सेंचुरी के आसपास में, 11th से 12th सेंचुरी के आसपास में आप देखोगे तो राजपूतों का उदय हमें होता हुआ नज़र आता है। और ये वही समय है जब भैया हमारे कौन थे, जब विदेशी आक्रमण काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुके थे भारत के अंदर, क्योंकि भारत में कमज़ोर शासन, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था, फ्यूडलिज्म जो है आ चुका था। फ्यूडलिज्म पे डिबेट भी हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, बट हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से फ्यूडलिज्म था या नहीं था, सामंतवाद था या नहीं था इस समय। या मैं बात कर रहा हूँ 7th से 12th सेंचुरी के आसपास, जिसको प्री मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पूर्व मध्यकालीन, बस मध्यकालीन शुरू हो ही रहा है, उसके पहले का काल थोड़ा सा, ठीक है, इसके जस्ट पीछे का काल। तो आप देखोगे कि वो समय में आप देखो बड़ा ही हमें कई चीज़ें नज़र आती हैं। फॉरेन के द्वारा विदेशी आक्रमण भी हमें नज़र आते हैं, जैसे हम महमूद गजनवी का नाम हम लोग ने सुना होगा, और मोहम्मद गौरी का नाम भी सुना होगा। पहले 1000 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है, 1000 की बात मैंने आपको बताई, और 1000 मैं कह रहा हूँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया, 11th से 12th सेंचुरी की बात, ठीक है। तो 1000 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है, भारत के कई मंदिरों को लूटपाट करके अपने अफगान देश ले जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, जो महमूद गजनवी अपने साथ एक रूलर, मतलब अपने साथ एक कोर्ट ऑथर लेके आता है, एक कवि लेकर के आता है ना, जो स्टडी करने आता है भारत के लोगों के बारे में, भारत के समाज के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए आता है, तो जिसका नाम था अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने भारत के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में महमूद गजनवी के आक्रमण के रूप में लिखा है अपनी किताब में, वो है किताब उल हिंद, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब किताब उल हिंद में कहीं ना कहीं हमें ये मराठाओं के बारे में ऐसा चर्चा मिलती है कि यहाँ पे, हाँ, प्राकृत महाराष्ट्री स्पीकिंग पॉपुलेशन के लोग हमारे दक्कन एरिया में, महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अल-बरूनी ने भी यहाँ पे जिक्र करा है। 11th से 12th सेंचुरी के आसपास यदि हम देखें तो देखिए, जो राजपूत वंश में जो यादव डायनेस्टी है, अब यादव डायनेस्टी सीधे सीधे आप देखोगे तो गुजरात या आप देखो मालवा के आसपास के एरिया में रूल करते हैं, और ये अपने आप को कृष्ण के वंशज कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे, है ना, भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं यादव डायनेस्टी के लोग। तो वो 11th 12th सेंचुरी की बात है उस समय। तो यादव डायनेस्टी के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं इनका, मराठाओं का जिक्र हमें मिलता है, ठीक है। तो आखिर हम लोग ने इतनी चर्चा कर ली है कि हमें एकदम से किस प्रकार से जानने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो भी मैंने अभी कहा उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करने की कोशिश करें, नोट्स मेकिंग का प्रयास करें, तो नोट्स मेकिंग यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे 16th सेंचुरी में क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे सरदार के रूप में हमें देखने को मिलेंगे मराठा, है ना, छोटे छोटे सरदारों के रूप में हमें देखने को मिलेगा, है ना, जो जो बिखराव के साथ यहाँ पे अपना
देखते थे। और बिखराव के साथ अपना देखिए, बिखराव के रूप में हमें देखने को मिलने बाद में यहाँ पे आप देखो इनका यूनिफिकेशन शुरू हुआ। यूनिफिकेशन शुरू किया जाता है, एकीकृत इनको करने का काम किया जाता है, वो भी किसके द्वारा भैया? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, शिवाजी महाराज। 17वीं सेंचुरी में यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, जो मराठाओं का कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, मराठा कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल रूलर्स। ठीक है, तो मुगलों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को, संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मुगलों के देखिए, मुगलों के अंडर में ही पेशवाशिप जो काम करती थी, तो पेशवाशिप अब उभर करके आएगी। ये सब 17वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। तो हम लिख सकते हैं पेशवाशिप यहाँ पे उभर करके आएगी, है ना। पेशवाशिप इमरजेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 18वीं सेंचुरी की वही पीरियड है जहाँ पे आप देखोगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो रहा है। और यूरोपीय कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के अंदर। तो हमें मराठाओं का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आएगा, मराठाओं का, है ना। ये सब बात यहाँ चलेगी। और लास्ट में आके देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं वो मराठाओं को पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर पाते हैं आराम से। तो यही टाइम पीरियड है जहाँ हमें मराठाओं का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, मेंशन के बारे में बात करें हैं, किसने मेंशन किया है? दिख रहा है? हाँ, किसने आखिर मराठा के बारे में मेंशन की बात करी है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें सातवाहन डायनेस्टी से मिले हैं स्रोत, है ना। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं यादव डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं अलबरूनी ने भी बताया, तो अलबरूनी ने भी इनके बारे में, मराठाओं के बारे में जिक्र किया है अपनी किताब में, किताब उल हिंद में। ठीक है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है वो भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कौन कौन से प्रमुख सरदार थे, तो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, एक मिनट, जैसे हम याद रख सकते हैं भोसले, है ना, यानी कि हम लोग लिखेंगे स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मराठास, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो भोसले हैं, निम्बरकर भी आप एक क्लैन याद रख सकते हो, सिंधिया आपको याद रखना होगा, है ना, जादव से हैं, देशमुख हैं, देश पांडे हैं, कुलकर्णी हैं। ये सब छोटे छोटे क्लैन के रूप में रह रहे हैं। अब जो इनमें जो भोसले हैं भैया, वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, प्रोमिनेंट, है ना। अब प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को इन्होंने साबित कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए भोसले के अंदर, अब भोसलों ने क्या है, शुरू से ही इन्होंने क्या, अब देखोगे तो दक्कनी स्टेट के बारे में हमने अभी जिक्र नहीं किया है, तो दक्कनी स्टेट को समझ लेते हैं सबसे पहले। देखो, जब हमारा विजयनगर एम्पायर का पतन हुआ, बहमनी किंगडम का जब हमारा पतन हुआ, तो कई दक्कन स्टेट्स के रूप में उभर करके आए हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें अहमदनगर के आसपास, अहमदाबाद, है ना, जो कि गुजरात का शहर है, अहमदाबाद के आसपास की, तो यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे अहमद शाही, ये प्लेस है, और यहाँ पे आपको
अहमद शाही हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा साउथ में यदि हम बात करेंगे, थोड़ा साउथ में आएंगे तो एक प्लेस का नाम याद रखना है हमें, है ना। तो ये है दौलताबाद, ठीक है। अपना कौन सा दौलताबाद वाले अगर हम देखें तो ये अपने हैं निज़ाम शाही, है ना। ये अपने हैं कौन, निज़ाम शाही। थोड़ा और नीचे आएंगे, जब यहाँ पे बीजापुर के साइड में आएंगे तो बीजापुर के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आदिल शाही का रूल है। आदिल शाही, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना भैया, आदिल शाही और अहमद शाही, क्योंकि हम तो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो अहमद शाही ये है, आदिल शाही। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे तो गोलकुंडा वाले अगर हम याद रख सकते हैं, है ना, गोलकोंडा वाले, ये तो बीजापुर है। गोलकुंडा वाले कौन है, ये कुतुब शाही। कौन है, कुतुब शाही। अब देखिए गोलकोंडा और कुतुब शाही, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देखोगे, ये दक्कनी स्टेट है। ये कौन है, ये दक्कनी स्टेट्स के रूप में इनको देखा जाता है। अच्छा, ऊपर देखेंगे दिल्ली के आसपास का जो शासन जो रूल कर रहा है वो है मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर में शाहजहाँ औरंगज़ेब का पीरियड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बचपन से ही, मतलब शुरू से, बचपन से नहीं कहेंगे, शुरू से ही आप देखोगे जो भोसले जो क्लैन हैं, इन्होंने हमेशा अहमद शाही, है ना, आप याद रख सकते हो, निज़ाम शाही और आदिल शाही, है ना, इनके कहीं ना कहीं सामंती रूप के सामंत के रूप में इन्होंने काम किया है। धीरे धीरे जब ये लोग थोड़ा दक्कनी स्टेट इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इन्होंने अपना रूप जो है अपना स्थापित करने का, यानी कि रूल स्थापित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इनके अंडर में ही शुरू से काम किया था। जब इन पे कोई भारी खतरा आता था, यानी कि इन पर अटैक होता था बाहर से, तो कहीं ना कहीं जो मराठा कम्युनिटीज़ थी वही मदद करते थे, है ना, इनके ऊपर। क्लियर, ओके। तो जैसा कि हमने कहा, बिठोजी की संतान शाहजी, और शाहजी की जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है, यादव डायनेस्टी के क्लेन्स, यादव डायनेस्टी के क्लेन में, अलग अलग क्लेन में आपस में मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, वैवाहिक संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यादव डायनेस्टी से आए हैं हमारे कौन, जीजाबाई। तो और इनके आगे पुत्र के रूप में शिवाजी का जन्म होता है ना। अच्छा, ये क्लैन बेस्ड सिस्टम थी, तो मैंने आपको बताया कि क्लैन बेस्ड सिस्टम आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी इनका रहता था, ये आपस में फाइट भी करते थे और आपस में मैट्रिमोनियल अलाइंस भी करते थे। धीरे धीरे आप देखो शाहजी के द्वारा शिवाजी के द्वारा, है ना, शाहजी भोसले के द्वारा शिवाजी महाराज के द्वारा आप देखोगे तो धीरे धीरे इन क्लैंसों की जो आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं हटाने का काम किया है, इनको एकत्र करने का काम किया है ना। इनमें इस प्रकार की भावना देखने को मिल रही है हमें कि मराठा एक हैं, हमें अपने से खतरा नहीं है, हमें तो बाहरी ताकतों से खतरा है ना। अच्छा, इनके बारे में एक बात और कहा जाता है कि देखो, जब पहले तो इनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो हम लोग को एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। देखो, इनका जोग्राफिकल एरिया इनके ग्रोथ के पीछे बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र के सह्याद्री वाले रीजन में रहते थे, और सह्याद्री वाला रीजन आप देख सकते हो थोड़ा सा रेजिडुअल माउंटेन्स का भी हमारा एरिया रहता है ना। तो जो पर्वत हैं, पर्वतों पे रहने वाले जो लोग थे ये पहाड़ी लोग थे, है ना। और पहाड़ी लोग होने के साथ साथ आप जानते हो कि ये लोग अपना जीवन जीना इन्हें आता था, ठीक है, और बड़े ही कट्टर, है ना। और आप देखो गोरिल्ला वारफेयर करने वाले प्रोमिनेंट मराठा यहाँ पे उभर कर के आएंगे। आप यहाँ पे देखने का प्रयास करो कि देखो, जब इनको सबसे ज़रूरी है इनके एरिया की स्वतंत्रता, स्वायत्तता इनमें बचपन से ही थी। इन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, कतई ये मंजूर नहीं था कि कोई भी बाहरी ताकतें आकर हमारी स्वायत्तता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करें। ये बिल्कुल इनको नापसंद था, किसको, मराठाओं को, ठीक है। और देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जोग्राफिकल एरिया भी कहीं ना कहीं इनका
महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है इनके ओरिजिन को ले करके, है ना, और काफ़ी मदद भी करता है आगे इनको कंसोलिडेट करने में, ज्योग्राफिकल ये एरिया, है ना। तो देखो, इतिहास में हर किसी सब्जेक्ट का यहाँ पे रोल होता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास सिर्फ इतिहास ही है, इसमें ज्योग्राफी का भी ज्ञान लगता है, इसमें सब कुछ है लगता है, ठीक है। और ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ होता है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ होता है। ओवरऑल सब्जेक्ट है हिस्ट्री एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। अब आप देखिए, शिवाजी के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि शिवाजी का जब जन्म होता है, कब होता है, तो 1630 के आसपास इनका जन्म होता है। कब होता है? 1630 के आसपास। थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे ताकि हम लोग ऐसे बोर ना हो जाएं और हमें नींद ना आने लगे। तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम अपना सामान। ठीक है, तो हम लोग शिवाजी के बारे में चर्चा अगर करें थोड़ा सा, तो इनका जो बर्थ हुआ है वो कब हुआ है? 1630 के आसपास, ठीक है। अब 1630 के आसपास इनका जन्म हुआ है, तो इस समय तक आप देखोगे तो इनको समझ में आ गया था, है ना, कि कहीं ना कहीं जो मुगल्स हैं वो हमारे लिए आगे बड़ा खतरा है ना, यानी कि बिग थ्रेट टू अवर फ्रीडम, ये खतरा होने वाले हैं, ठीक है। और शिवाजी का आप देखोगे जो पीरियड स्टार्ट होता है, जो रूल स्टार्ट होता है, वो 1640 यानी 1630 या 1640 के बाद यहाँ पे इनका रोल यहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलता है। कई फाइट्स हमें देखने को मिलती है मुगलों के साथ में। ओके, तो अब आप देखोगे बचपन में ही आप देखोगे तो शिवाजी के बारे में थोड़ा जानने, तो बचपन में ही देखो, जब इनके शाहजी जो पिता हैं उनकी मृत्यु हुई, तो इनका जो लालन पोषण, इनको शिक्षा करने का इनको शिक्षा देने का प्रयास जो है ना, और कई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें समझाने का इनमें पूरा फोकस जो था, किसका था? तो दादाजी कोंडदेव, हमें नाम याद रखना है, दादाजी कोंडदेव, है ना। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान करी थी और इनमें काफ़ी गुण प्रदान किए थे। अच्छा, आप देखोगे इस पीरियड तक 1640 या ये 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, तो 17वीं सेंचुरी के आसपास आप देखोगे तो इस समय तक भारत के अंदर भक्ति सूफी मूवमेंट का भी रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और भक्ति सूफी मूवमेंट में जैसे भक्ति संतों में आते थे हमारे, याद रखना है, भक्ति संत में तुकाराम, है ना, तुकाराम आप याद रख सकते हो, रामदास याद रख सकते हो, और रामदास की किताब है दासबोध। और जब हम दासबोध की बात करते हैं तो इससे शिवाजी बड़े मोटिवेट रहे हैं, ठीक है। इनमें शुरू से ही ऐसे विचार डाले गए थे कि मराठा एक हैं, है ना, और हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा स्वराज्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के विचार, मोटिवेशन बड़े डाले गए हैं। और इसी से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जब हम अपने राष्ट्रीय मूवमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, जैसे जिनमें आप देख सकते हो कि जादूनाथ सरकार जैसे लोग, और आप देखोगे महादेव गोविंद रानडे जैसा जो लीडर्स हैं, उन्होंने इनका स्टडी किया मराठाओं का, और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर प्रथम आस जो स्वराज्य की थी वो इनमें जग चुकी थी, है ना। तो एक प्रकार से हम ये
पॉइंट भी डाल सकते हैं, मेंस के रूप में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका रोल मैंने आपको बता दिया, इनमें बहुत था। अब देखिए इनमें आपको समझ में आ गया, शिवाजी जो है 1640 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक तो इनको समझ में आ गया था कि भाई हमारे लिए मुगल्स जो है सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा जो है कारण, जो आगे जो हमारी स्वायत्तता पर आने वाले हैं, जो हमारी स्वायत्तता स्वतंत्रता को भंग करने वाले हैं, हमारे लिए बड़ा खतरा बनने वाले हैं, वो मुगल्स हैं। ये यहाँ तक तो समझ गए थे। इतने तो बड़े समझदार एडमिनिस्ट्रेशन में रोल अब इनका आ चुका था, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनका रोल आ चुका था, है ना। और ये राजा भी बन चुके थे मराठाओं के, है ना, शिवाजी महाराज। इन्होंने अपने आप को कई टाइटल भी दिए, है ना, जैसे महाराज हो गए, है ना, टाइटल देते थे ये लोग सरदारों के, है ना, ये सब। अब आप देखोगे तो जो इन्होंने कहा कि मराठा तो हमारे लिए थ्रेट हैं, लेकिन सबसे पहले जो अपनों में ही जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी पहले देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनके हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा था, अब हम देखते हैं कि भाई आखिर इनमें क्या क्या चुनौती थी, है ना। तो मैं ट्राइंगल से आपको बताना चाहता हूँ कि स्थिति क्या हो रही है शिवाजी के टाइम पीरियड के दौरान। मान लीजिए यहाँ मराठा हैं, ठीक है, ये हैं हमारे कुतुबशाही, और ये हमारे कौन है, आदिल शाही। आपको ये याद रख सकते हो, बीजापुर है, बीजापुर, इसमें प्लेस जरूर याद रखना साथ के साथ में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये है गोलकोंडा, खैर, और ऊपर बैठे हैं मुगल्स। अब मुगल्स जो है दिल्ली में हैं, तो मुगल्स का आप देखोगे इसमें जो यहाँ तक आप देखोगे 1656 के आसपास की बात अगर करूँ तो 1656 में कौन आ चुका था सर, औरंगजेब। और औरंगजेब का, अब औरंगजेब मुगलों के बारे में क्या सोचता था भाई, मुगलों का ध्यान, औरंगजेब का ध्यान मराठाओं पे नहीं था, मराठाओं को नहीं मानते थे वो ज़्यादा। वो कहते थे ये तो पहाड़ के चूहे हैं, इनको बाद में देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसका जो मुगल्स का, जो औरंगजेब का फोकस था, वो सारा फोकस नीचे आप देखोगे तो आदिल शाही और कुतुब शाही पर था। यहाँ तक दक्कन, अगर हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, देखिए अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये जो दक्कन पीरियड है ना, दक्कन तक तो वो आ चुका था। औरंगजेब दिल्ली में है तो दक्कन तक वो आ चुका था, बट दक्कन से नीचे यदि हम देखें तो कुतुब शाही, है ना, मतलब आदिल शाही और कुतुब शाही पे फोकस करा है। और ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं मराठा, है ना, ये दक्कनी स्टेट्स हैं। तो इसका जो मुगल्स हैं, जो मुगल है, जो औरंगजेब है, इसका सारा ध्यान यहाँ है। साउथ से बड़ी इसको वो मदद मिलती थी जीतने के लिए, ठीक है। तो मुगल जब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इनको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। बीच में जो मराठा है उनको पता है कि नहीं है। तो मराठाओं की जो, अब देखिए इस जो शिवाजी महाराज है, इनकी स्ट्रैटेजी कितनी बढ़िया, स्ट्रैटेजिक रूप से, कूटनीति रूप से कितने अच्छे से वो देख सकते थे, उनमें इतनी तो क्षमता थी। तो इन्होंने सबसे पहले इनको ही ख़त्म करने का प्रयास किया। तो इनके सामने कौन कौन सी चुनौती आ रही हैं सर, तो देखिए मराठा के सामने, यानी कि शिवाजी महाराज हैं, है ना, तो इनके सामने पहले आदिल शाही पे अटैक करना है, कुतुब शाही को भी देखना है, साइड में मुग़लों को भी देखना है। तो सबसे पहले फोकस किया है आदिल शाहियों और कुतुब शाहियों को पर। तो आप देखो मराठा इतना मतलब शिवाजी महाराज ने सबसे पहले क्या करा भाई, आदिल शाही और आदिल शाहियों को क्या करा, वो अपने कब्जे में लिया, यहाँ पर अटैक करा, है ना। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो आदिल शाही पहले तो अटैक करा, और अटैक करने के बाद में कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों को ही एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने का प्रयास किया। भाई इनको लगता है शिवाजी को कि अगर मैं और आगे जाऊंगा, मराठाओं से वो करूंगा, तो मेरे पे विद्रोह करने के, मेरे समाज के अंदर विद्रोह करने के भी चांसेस होंगे। तो कौन है ऐसा जो विद्रोह कर सकता है, तो भैया विद्रोह तो अपने मतलब गैर ही कर सकते हैं। तो गैर को ही हम एडमिनिस्ट्रेशन में ले लें तो क्या होगा, है ना। तो ये हमारे लिए ज़बरदस्त लॉयल रहेंगे हमारे प्रति। तो सबसे पहले ये है। और यहाँ पे देखिए निज़ाम शाही के अपने पक्ष में कर लिया, मराठाओं ने निज़ाम शाहियों को अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है।
जो बीच में जो निज़ाम शाही है, इनको अपने पक्ष में कर लिया, है ना, इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे दी। बचे ये, आगे जाके इनको आखिर कुतुब शाहियों को और आदिल शाहियों को आखिर आगे जाके 1650 के बाद जाकर खुद ही रियलाइज़ होने लगा कि कहीं ना कहीं भैया, अगर हमें एक रह के नहीं रह जाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, एक रूप एकता से नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मुग़ल हमारा सब ख़त्म करके ले जाएंगे, सब लूट पाट के ले जाएंगे। तो हमें साथ में रहना है, इनको समझ में आ गया था। ठीक है, अब बाद में फिर आप देखोगे ये वही टाइम पीरियड है। अभी औरंगज़ेब कहाँ बिजी है, देखो ये सब औरंगज़ेब आ नहीं रहा है, ये इनका एपिसोड इसलिए चल रहा है आपस में ही क्योंकि औरंगज़ेब इस समय बिजी है हमारा कहाँ भैया, नॉर्थ वेस्ट रीजन, क्योंकि अफगान भी बड़े परेशान कर रहे हैं, नाक में दम कर रहे हैं, है ना, इस पीरियड में। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया यानी कि जिसको हम कहते हैं बल्क रीजन, ये बल्क रीजन में थोड़ा सा बिजी था औरंगज़ेब। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं, देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आखिर हम लोग ने सब कुछ पढ़ा है इसमें, जहाँ तक हम लोग को आज पढ़ना था। तो भैया हमारा ये हमने कहाँ तक कर लिया है, तो आखिर हमने थोड़ा सा पूरा तो हमने कवर नहीं करा है, तो आज इतना तो कवर कर लिया है कि आखिर आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में कि किस प्रकार से स्टार्टिंग हो रही है मराठाओं की, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जब मुग़लों का जो औरंगज़ेब है उनका शिवाजी का जब आपस में अटैक होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन कौन से वॉर हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी संधियाँ हमें देखने को मिलती है, जिनमें आगे आपको याद रखना है बड़ी प्रोमिनेंट संधि आने वाली है, पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि एक बहुत बड़ा मिस्टेक था शिवाजी के द्वारा, है ना, क्योंकि अब इसकी कहानी हम लोग आगे देखेंगे। हमारे बने रहिए अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। जब तक मराठाओं के इतिहास को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं लेंगे, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो भैया प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। छोटे छोटे कोर्सेज़ इतिहास के रूप में, पॉलिटी के रूप में, है ना, यानी कि राजनीति पॉलिटी का जो भी थोड़ा बहुत जानने वाला ज्ञान होगा, हिस्ट्री के अंदर जो भी जानने वाला ज्ञान होगा, जोग्राफ़ी इकनॉमी का भी ज्ञान हम लोग यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। ऑलराउंडर हैं तो लाइक करना, कुछ ना कुछ तो ज्ञान लेकर ही जाएंगे। और आपको ऐसा नहीं है कहीं मदद नहीं मिलेगी। जब जीएस में कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में ये जीएस पूछी जाती है भर भर के अंदर से, तो भैया बड़ी परेशानी होती है। एक बार पूरा कवर करा हुआ होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार इसको देखना है, बस यही है। अभी इसको पढ़ने के लिए, इसको मेरा चैनल देखने के बाद आपको बुक पे ज़रूर ध्यान देना है, बुक ज़रूर पढ़नी है आपको एक बार। आप बुक में कंसीडर कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स, आप बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूले, कुछ पूछना हो तो कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। अब बढ़िया था यार।